इस हफ्ते हम डिफेंस मंत्रा एक बहुत ही अलग टॉपिक पे करने जा रहे हैं। ये है भूटान में होने जा रही एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी। अब आप सोच रहे हैं कि माइंडफुलनेस और डिफेंस मंत्रा का क्या संबंध, लेकिन इस जीएमसी का या गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी का जो आर्थिक पहलू है और जो सामरिक मुद्दे हैं, इस पूरी चीज़ को लेकर नितिन गोखले से हम बात करेंगे। नितिन, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए माइंडफुलनेस पे 30 सेकंड बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाती, लेकिन माइंडफुलनेस वो प्रैक्टिस है कि आप जहाँ हैं, आपके सराउंडिंग्स, आपका शरीर, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स को आप डिस्पैशनेटली विदाउट जजमेंट ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस इज़ बीइंग नॉट डूइंग। तो आप प्रेजेंट में अपने आप को रूटेड रखते हैं और उस हिसाब से करते हैं। बिल्कुल सही है ना, विच इज़ ग्रेट। हम सबको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए माइंडफुलनेस। लेकिन अभी हम आते हैं इस जीएमसी पे, गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी। भूटान जो ये कर रहा है, तो व्हाट इज़ द पर्पस, उद्देश्य क्या है? अचानक भूटान को ये आइडिया कहाँ से मिला? देखिए, भूटान का जो इतिहास रहा है पिछले 30-35 साल से, भूटान ने करीब करीब 3 दशक पहले एक नए मैं कहूँगा अप्रोच की बात की थी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसमें वो कहते थे कि सिर्फ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से बात करने से बात नहीं होगी। एक होलसम लाइफ उनके सिटीजन्स का होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, जब कोई बात नहीं करता था, तब भूटान ने ये बात की, एक नया इंडेक्स बनाया, एक नया अप्रोच किया। तो उसी का ये अगला स्टेप है, एक नतीजा है, जहाँ वो कह रहे हैं कि दुनिया को इसकी ज़रूरत है कि जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए और हर तरह के लोग, हर देश के लोग हमारे इस सिटी में आए, जहाँ पे वो क्लाइमेट पे, इवन डेवलपमेंट पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वो बात कर सकते हैं, या वहाँ पे एक फाइनेंशियल सिटी भी हो सकती है सिंगापुर टाइप, पर वो इन हार्मनी विद नेचर, कि निसर्ग के साथ रहकर, निसर्ग में रहकर आप इसको आगे बढ़ाइए, ऐसा उनका कहना है। ये प्लान उनका उस तरह से है। तो अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी, उसमें उन्होंने वो पूरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये सब कहा है। तो शायद दर्शक सोचेंगे ये डिफेंस मंत्रा से उसका क्या संबंध है जी। डिफेंस मंत्रा का संबंध उसका इसलिए है कि उसका लोकेशन कहाँ है एग्जैक्टली। गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी का वो है सदर्न भूटान में, आसाम बॉर्डर से लगा सटा हुआ जो एक इलाका है 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का, वहाँ पे उसका प्रपोजल है वहाँ सिटी को इस्टेब्लिश करने का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनका प्रोग्रेस और उनका महत्व भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ ये प्रदेश है। तो इसी में अगर वो माइंडफुलनेस सिटी की एस्टैब्लिशमेंट होती है, वहाँ पे वो शुरुआत होती है आने वाले 5-10 सालों में, तो उसका इम्पैक्ट उस रीजन पे, उस इलाके पे क्या पड़ेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो 4 देश भारत के उस सीमा से सटे हुए हैं, जहाँ पे भूटान है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, तो उस सब का असर उससे क्या होगा उस इलाके पे, इस कारण। और मैं अभी फ़िलहाल वहाँ होके आया हूँ, वहाँ पे लोगों से चर्चा करके आया हूँ। भूटान के भी कुछ लोग थे वहाँ पे, और भूटान के कुछ लोगों ने वहाँ अपनी बात रखी थी उस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा अपने दर्शकों का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित किया जाए इस नए अप्रोच की तरफ और एक नए डेवलपमेंट की तरफ। बिल्कुल। तो आपकी बातों से लग रहा है कि इंडिया पूरी तरह समर्थन कर रहा है इस प्रोजेक्ट का। बिल्कुल कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? तो 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, भूटान में भूटान के अंदर जाने के लिए, भूटान में आपको एंट्री करने के लिए
या तो आप वेस्ट बंगाल से जा सकते हैं या फिर असम से जा सकते हैं। तो असम का कोकराझार जो इलाका है, कोकराझार जो टाउन है, वहाँ से एक रेलवे लाइन बनेगी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए, और जो उनका मेन एंट्री पॉइंट होगा, वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया था दिसंबर 2023 में, उसकी प्लानिंग पूरी तरह से चल रही है। पर आसाम को इसका बेनिफिट काफ़ी होगा, और बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक डेवलपमेंट 2-3 महीने पहले हुई थी कि भूटान के जो राजा हैं, भूटान के जो किंग है, 5th K5 कहते हैं उनको, तो वो असम में 3 दिन का दौरा करके आए हैं, वहाँ रह के आए हैं, लोगों से बात करके आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक असम के लोगों के साथ या असम के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या एक दूसरे को बेनिफिट रखते हुए जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक इस माइंडफुलनेस सिटी का आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए वो जाके आए थे। आज इतने सालों से असम के पड़ोसी है भूटान, पर कभी किंग असम में काजीरंगा, गुवाहाटी, कोकराझार, इन जगहों पर कभी भूटान के राजा गए नहीं थे, रहे नहीं थे। तो ये एक अप्रोच पूरा उन्होंने चेंज किया है कि भूटान छोटा सा देश है, 7.5 लाख की जनसंख्या है लोगों की, और उसमें से बहुत से जो युवा पीढ़ी है वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, माइग्रेट हो रहे हैं। फिर 2023-24 में 8,000 भूटान के युवा और युवती ऑस्ट्रेलिया चले गए वीज़ा लेके। तो वो बहुत बड़ा एक मतलब धक्का पहुंचा था भूटान को, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सब देख के ये माइंडफुलनेस सिटी का प्लानिंग किया होगा। तो आपने कहा कि ये सिंगापुर की तरह एक अलग ग्लोबल हब जैसे बनाने जा रहा है। क्या ये कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए कि ये ग्लोबली असर्टिव भी बनना चाह रहा है, इंडिया से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है? मैं समझा, हाँ, वो बिल्कुल आपका अंदाज़ा जो है वो अगर आप बाहर से देखें, दूर से देखें, तो ये अंदाज़ा सही है। पर इसमें भूटान के राजा ने भारत को इसमें शामिल करते हुए ये प्लान पूरा किया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा, जैसे मकाओ है या हांगकांग है चाइना में, या SEZs होते हैं भारत में, उस तरह का होगा। वहाँ पे भूटान के लॉज जो है, भूटान के जो नियम कानून हैं, वो लागू नहीं होंगे। उसके लिए अलग से कानून बनाए जाएंगे, उसके लिए अलग से वहाँ पे नए तरह के सिस्टम और फाइनेंशियल रेगुलेशंस भी आप बता रहे थे ना, अबू धाबी के फाइनेंशियल रेगुलेशंस का जो मॉडल है, उसको रिप्लिकेट किया जाएगा, क्योंकि तभी बाहर के लोग आएंगे। और इनफैक्ट इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव अभी अपॉइंट हुए हैं, वो एक सिंगापुरियन सिटीजन है। चाहते थे वो भारत से कोई जाए, क्योंकि भारत पड़ोसी देश है, पर सिंगापुर के 18 या 20 जो कानून हैं वो वहाँ पे लाने की योजना हो चुकी है। तो उसमें सिंगापुर इज अ सिटी स्टेट, पर क्यों इतना महत्व रखता है सिंगापुर पूरे दुनिया में, फाइनेंशियली हब उसको कहलाता है या कहलाता है, तो इसलिए है कि वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट प्लेस टू अदर प्लेसेस इज ईजी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत अनेबलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, अनेबलिंग लॉज हैं। इसीलिए उसी कानून को वो वहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और 18 जो मैंने कल उस दिन सुना था, 18 से 20 जो वहाँ के लॉज है सिंगापुर के, वो वहाँ पे आएंगे। और इसका जो एक क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस का प्लेटफॉर्म वहाँ बनेगा। एक स्वीडिश कंपनी है, बिग नाम का एक फर्म है, BIG, जार्क इंग्लिश ग्रुप, ये कंसल्टिंग फर्म्स है उसके लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स होंगे, रेलवे लाइन कोकराझार से वहाँ जाएगी जो भारत बना रहा है उनके लिए, और एयरपोर्ट जैसे मैंने कहा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। तो दुनिया से लोग वहाँ आएंगे, ऐसी उम्मीद भूटान रखता है, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और भूटान के सिटीजन्स को भी फ़ायदा होगा। चाइना कैसे रिएक्ट करने जा रहा है इस पे? देखिए, चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, भारत से सटा हुआ हो, इसीलिए। पर इसमें क्या है कि एक कमिटी है, और फाइनल अथॉरिटी इसकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ भूटान के पास है, किंग के पास है।
तो उसमें जो स्क्रूटिनी होती है, जैसे अभी भारत में पिछले 5 साल से हुआ है गलवान के बाद, कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है जो चाइना से नहीं है, वो शायद मॉरिशस से है या सिंगापुर से है या कहीं और से है, ये प्रपोज़ल पहले वो कमेटी पूरी तरह से स्क्रूटिनाइज़ करेगी, उसको वेट करेगी, उसको पूरी तरह से उसकी छानबीन करेगी, छानबीन करके उनको अलाउ किया जाएगा। इसलिए चाइना को ये जो डर है लोगों में कि चाइना आके पूरा निगल जाएगा या चाइना पूरा डोमिनेट करेगा, ये होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ के जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें वो एक प्रिवेंशन एक क्लॉज है, जिसमें वो इस तरह के जो देश आना चाहते हैं और जो हानिकारक है भूटान के लिए, उनको आने नहीं देंगे। तो आपने रेलवेज की बात की, रोड्स की बात की, एयरपोर्ट की बात की, तो जी। ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न हिमालय के रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो क्या ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सकता है? नहीं, ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट है। और फंडिंग कौन कर रहा है इसका? फंडिंग अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इक्विटी, ये सब आएंगे। उनके जो कमिश्नर है, जीएमसी कमिश्नर जी, गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी के कमिश्नर है, वो एक पूर्व प्रधानमंत्री है, लोटे शेरिंग, जो बहुत पहले एक 10 साल पहले या उससे भी पहले भूटान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब वहाँ लोकतंत्र आया, पहले इलेक्शंस की शुरुआत हुई, तब वो प्रधानमंत्री बने थे और अब उनको वो जिम्मेदारी दी गई है। और वहाँ पे भूटान की सोसाइटी एक इतनी अलग सोसाइटी है कि वहाँ पे पॉलिटिकल डिवाइड या पॉलिटिकल रैंगलिंग जिसको कहते हैं, कि बहुत सी एक खलल जो रहती है लोगों में कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ तो मैं इस पे देश के लिए काम नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरी पार्टी पावर में नहीं है। ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टी भले कोई भी हो, वो देश के लिए, भूटानीज लोग वो सब छोड़ के काम करना चाहते हैं। हमें सीखना चाहिए उनसे। बिल्कुल, पर हमारे देश का साइज, हमारी जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है वो अलग है। तो जैसे मैं कह रहा था कि 2024 के दिसंबर में 18 सिंगापुरियन लॉज को प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया वहाँ पे। उसमें से एक को ऑलरेडी रॉयल एसेंट जिसको कहते हैं, एक उसको मान्यता मिल गई है रॉयल कोर्ट से या किंग से, वो हुआ है। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान अभी रिसेंटली वहाँ आए थे गेल्फो माइंडफुलनेस सिटी देखने के लिए, क्या सुविधा होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि फिर ये वेस्ट एशिया से भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उनके पास पैसा है, सॉवरेन फंड्स हैं, तो फाइनेंशियल हब बन सकता है। उनको क्या मिलेगा इसमें? तो उसमें वो प्रॉफिट बनाएंगे, बैंक्स करेंगे वहाँ पे, वहाँ से ट्रांजैक्शन करेंगे। तो लोग अलग अलग तरह के मौके देखते हैं। जैसे अभी सिंगापुर सैचुरेट हो गया है, पहले मॉरिशस से वो लाते थे रूट करके पैसा, तो अब नया एक अगर फाइनेंशियल एक हब बनता है तो सबके लिए वो फ़ायदा है। और उससे फ़ायदा तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी बहुत होगा, असम को बहुत होगा, बाकी सबको होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर फ्लरिश करेगा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जाएगी, मतलब वो कितने ट्रक्स आना जाना उनका रहेगा, वो एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी से, जो लोअर असम में एयरपोर्ट नहीं है, जो ये इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। गुवाहाटी के बाद इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। कोकराझार के बाद जब बंगाल में आते हैं अप टू बागडोगरा, तो इसीलिए इसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो कनेक्टिविटी, एनर्जी और फाइनेंशियल एक मैं कहूँगा मौका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने का इस इलाके को मिलेगा माइंडफुलनेस सिटी में। इंडिया भूटान का जो रिलेशनशिप है, ये इस माइंडफुलनेस सिटी को देखते हुए आगे कैसे बढ़ेगा? तो अभी इंडिया को पूरी तरह से इसमें शामिल करते हुए भूटान आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया के भी जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बिजनेस हाउसेस हैं, वो भी वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। वो भी सोच रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लूँ, अगर चले जाऊँ अभी, तो मुझे एडवांटेज मिलेगा कि सबसे पहले मैं वहाँ एस्टेब्लिश हो जाऊँगा। तो ऐसा भी हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है किसी भी चीज़ का, वो जो डिजिटल हो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, एयरपोर्ट जो होता है, वो सबको मौका देता है या सबको इस्तेमाल करने का उसमें मौका मिलता है। तो जैसे मैंने कहा, लोअर असम की जनता को उसका फ़ायदा होगा, नॉर्थ बंगाल की जनता को फ़ायदा होगा, भूटानीज लोगों को फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी उस इलाके में। और इसी के कारण इसका
बहुत ईगरली लोग इसकी राह देख रहे हैं। तो भूटान एक्चुअल में वो जो सिटी है वो एक्चुअल में एक इंटरनेशनल हब, बिजनेस हब बन बनेगा, जाएगा। बिल्कुल। और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक डिस्कम्फर्ट जो होने वाला है वो उसको काउंटर करने के लिए कोई मेजर्स? नहीं तो भूटान क्या कहता है हमेशा कि चाइना को कि वी आर अ साउथ फेसिंग कंट्री, हमारा जो भी संबंध है वो पूरी तरह से भारत के साथ है। जी। आपको जो चाहिए, अगर वो सीमा एक बॉर्डर सेटलमेंट करनी है, हमारी सीमाएं अगर सीधी करनी है या उसको सेटल करना है, तो मैं नॉर्थ में उसको करने के लिए हम तैयार हैं। पर आप बाकी किसी चीज़ में इंटरफेयर मत करिए या हमें हमारे ऊपर दबाव मत डालिए कि आप वो छोड़कर हमारे तरफ देखिए, क्योंकि भूटान और चीन का फिजिकल कनेक्टिविटी जो है इन दोनों की, वो बहुत कठिन है। हिमालय को क्रॉस करके आपको तिब्बत में जाना पड़ता है, फिर तिब्बत के साथ पुराने एक खटास भूटान और तिब्बत की रही है, क्योंकि वो पहले फाइट करते थे, तो वो नहीं चाहेंगे ज़्यादा तिब्बत के लोग अभी आए। अब तो वो ख़त्म हो गया, बहुत 2 सेंचुरीज पहले ख़त्म हो गया, पर बुद्धिज़्म आने के बाद ये सब हुआ, तो अभी कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ से लोग आए भूटान में। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, भारत के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, भूटान के लिए और रीजन के लिए। तो जैसे कि आपने सुना, भूटान एक अपना अलग इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक आइडेंटिटी बनाने जा रहा है और इंडिया पूरी तरह से इसके साथ है। और ऑब्वियसली हिकअप्स तो होंगे, लेकिन आपने कहा 5 से 10 साल के बीच में ये हो जाना चाहिए। उनका एक हो टाइम जाना टेबल है चाहिए। कि 2045 तक कैसे वो फेजेस में जाएंगे, 2025 से 35, 35 से 45। अच्छा, एक और सवाल मेरा था, मेरा आखिरी सवाल। भूटान बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट और टूरिस्ट को टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे प्लास्टिक फ्री है, तो इस सिटी के बनने के बाद भी क्या टूरिज्म बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? टूरिज्म क्योंकि अगर बढ़ेगा, इस तरह का टैक्स अगर पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होगा, और वो भी सिलेक्ट टूरिज्म होगा। भूटान नहीं चाहता कि मास टूरिज्म वहाँ पे हो, बिकॉज उन्होंने कमिटमेंट दी है कि 60% कवर, फॉरेस्ट कवर भूटान में हमेशा इंटैक्ट रहेगा उस एरिया में। ब्यूटीफुल। तो इसीलिए जो भारतीय टूरिस्ट जाते हैं उनको 1200 रुपये पर डे देना पड़ता है। जो नॉन इंडियन फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे भूटान में, उनको पर डे $200 कंपल्सरीली खर्च करते पड़ते हैं भूटान में। तो ये एक तरह से टैक्स है, एक डिसइंसेंटिव है मास टूरिज्म के लिए। इस तरह से बातें चल रही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और हम 5-10 साल बाद शायद हमें भी जाने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और जैसे कि आपने सुना, इसके जो सामरिक मुद्दे हैं, इसके जो इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दे हैं, और पूरी इंटरनेशनली किस तरह से ये इम्पोर्टेंट होगा, और हमारे ही देश इसमें शामिल है, इसीलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी था। तो आप प्लीज़ हमें लिख के भेजिए आपको ये शो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, उस वेबसाइट पे जाइए, पढ़िए गलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बारे में, और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।